देखो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपन, ठीक है। इंद्रधनुष देखा है आप सभी ने, 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। तो इसमें एक नोटिस करना तुम, इंद्रधनुष बनेगा एक तो सूर्य होगा बैक साइड में, ठीक है, सूर्य बैक साइड, और नीचे मतलब नहीं तो वर्षा जरूर हो रही होगी उसमें ना, वर्षा के कण होगा, मतलब उस सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो प्रिज्म की जो भांति मतलब वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, समझते हैं और डिटेल में इसको। देखो प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश के रंगों की पट्टियों में व्यक्त कर दिया है ना, इस टाइप की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में पड़ती है, देखो ये एक प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ से आई श्वेत प्रकाश का पुंज आया कोई, ठीक है, यहाँ से गई इसमें इंसर्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से निकली मान लेते हैं ना, निकली क्या मतलब ये मैं ये शो कर रहा हूँ ऐसे निकलना चाहिए, तो हो कैसे रहा है, यहाँ जैसी आई यहाँ अलग अलग लेयर बनेंगी, इनके बीच में भी होगी, ठीक है, और ये लेयर्स ऐसे ही निकलेंगी, इनमें अलग अलग कलर होंगे, सुनो क्या जैसे आया इसको जाना था ऐसे, क्लियर है, परंतु ऐसे नहीं जाके तो और भी ज्यादा प्रिज्म में जाएगा तो थोड़ा सा झुकेगा ना, अभी रंगों में व्यक्त हो रही है पर कलरिंग हो रहा है, ठीक है, श्वेत प्रकाश है, तो इसी बोलेंगे हम वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का है ना, किसी प्रिज्म से होकर जाने पर उनका विभिन्न रंगों में या 7 रंगों में व्यक्त होने की घटना को हम प्रिज्म का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, श्वेत प्रकाश का, ठीक है। स्पेक्ट्रम किससे बोलेंगे तो आप लिखेंगे, ठीक है। ये रंग क्या होते हैं ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है, ठीक है। तो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, सबसे नीचे बैगनी से स्टार्ट होगा, लास्ट में लाल तक पहुंचेगा, क्लियर है। विप की ओर से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसी को स्पेक्ट्रम बोलेंगे अपन, है ना। कई बार ऐसा भी होगा, देखो जब ना तुम देखोगे इंद्रधनुष बना हुआ है तो तुमको सारे 7 के 7 कलर नहीं दिखते हैं, तुम ढंग से देखोगे तो तुमको 3 कलर 4 कलर मतलब ना, कोई किसी को कम दिखता है ना, अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको दिखेगा भी नहीं, कलर ब्लाइंडनेस मतलब जिसको रंगों का मतलब वो नहीं होता है, ऐसा भी होता है, रंग नहीं दिखते हैं बहुत सारे लोगों को, वो सब ब्लैक एंड व्हाइट टाइप फील होता है, और जब हम देखते हैं तो हमको भी मतलब तुम देखना कभी तो तुम 7 रंग नहीं देख पाओगे उसमें, क्योंकि तुम देखोगे जैसे कि वो बैगनी नीला एक ही दिखेगा तुमको, वो मिक्स हो जाएगा, एक जैसे मिलते है ना दोनों रंग ऐसा। तो जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करते हैं, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित को विक्षेपण कहते हैं, ठीक है, विभाजित करने को विक्षेपण बोलते हैं। देखो देखो 7 वर्णों में आने को स्पेक्ट्रम बोला था अभी हमने, विभक्त होने को, है ना, और उनको अलग अलग करने को विक्षेपण बोल दिया, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण ऐसे आ गया। अब क्या बोल रहा है देखो, तो अगर किसी प्रिज्म से अगर प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं, ठीक है। देखो अलग अलग कोण बन रहे हैं, देखो इसका अलग कोण बन रहा है, ये अलग कोण बना रहा है, ये अलग कोण बना रहा है, क्लियर है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है, बोलता है क्यों झुकता है, लाल सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे कम झुकेगा, जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों के अनुदिश निर्गत होती हैं तथा सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। यह स्पष्ट वर्णों का बैंड ही हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देगा, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, ठीक है। न्यूटन थे, उन्होंने क्या किया, सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया कांच के प्रिज्म से। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक व्यक्त करने का प्रयत्न किया, ठीक है। तो दो उन्होंने प्रिज्म ले लिए, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए, ठीक है। उन्होंने सोचा 2 लेंगे तो हो सकता है और ज्यादा वर्ण मिले अपने को, पर ऐसा नहीं हुआ। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत होता है, इस
प्रेक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंग वर्णों से मिलकर बना है। कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्रायः श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के जैसा जो दिखेगा उसे हम बोलेंगे श्वेत प्रकाश। देखो यहाँ पर चित्र बना रखा है इंद्रधनुष का, तो कितने कलर दिख रहे हैं? 7 रंग दिख रहे हैं आपको, दिख पाएंगे। अब बोल रहा है, देखो इंद्रधनुष बोल रहा है, तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाली प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं, इंद्रधनुष जो है वर्षा के पश्चात, वर्षा के बाद होता है, आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, प्रकृति द्वारा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। उसमें कोई हम प्रिज्म का यूज नहीं करते हैं, कहने का मतलब है यह वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? जो उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश उसमें पड़ेगा, उसका परिक्षेपण होगा। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। क्लियर है? सूर्य जहां होगा उसके विपरीत दिशा में बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती, तो जल की जो छोटी छोटी बूंदें होंगी वो क्या करेंगी? छोटे छोटे प्रिज्मों की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, प्रिज्म की तरह मतलब शो करेंगी वो करेक्ट। सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं, अतः जल की बूंदों से बाहर निकलने समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचता है। ठीक है, कभी परिक्षेपण हो रहा है, कभी आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ये हमारे प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हमको क्या दिखेंगे? 7 रंग दिखेंगे, इसे बोलेंगे इंद्रधनुष, तब बनेगा इंद्रधनुष। ठीक है, अब है अभी जानते हो अभी तारे की टिमटिम मारते हैं अपवर्तन, क्यों? देखो तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, तारे से जो प्रकाश निकलेगा उसका वायुमंडल में क्या होगा? अपवर्तन होगा, इसी कारण तारे क्या होंगे? टिमटिमाएंगे। क्लियर है? पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने पर तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, सबसे पहले प्रकाश करेगा नहीं करेगा, उसके बाद क्या होगा? पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे क्या होंगे? निरंतर अपवर्तित होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसकी क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक हो, मतलब अपवर्तनांक चेंज होगा तभी मतलब अपवर्तन होगा बोल रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश को अविलंब की ओर झुका देंगे, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। ठीक है, तो वो टिमटिमाते नहीं है, कहने का मतलब ये है उनकी जो हमको स्थिति दिखती है और जो उसकी रियल में स्थिति होती है उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो 2 जगह दिखने की कोशिश करता है। तो अब तुम नोटिस करना, मैं तुमको कोई चीज ऐसे दिखाऊंगा, जैसे एक चीज समझना, ये किताब है। ठीक है, मैं इसको इतनी स्पीड से घुमाऊंगा, लगभग हमको कोई चीज देखने के लिए ना सेकंड के 16 भाग का टाइम से ज्यादा अगर स्पीड में घुमा दिया हमने, सेकंड के 16 भाग से ज्यादा स्पीड से हमने कोई चीज घुमा दी, तो हमको वो चीज है मतलब क्लियरली दिखेंगी नहीं, क्लियरली दिखेंगे मतलब उसमें मतलब हमको विवाद। ये चीज इसको मैं अगर इतनी स्पीड से दिखाऊं कि 1 सेकंड में 16 बार से ज्यादा घुमा दूं, 16 बार से ज्यादा घुमा दूं, तो आपको क्या होगा? ये चीजें ऐसे लिखेंगी कि जो यहाँ वाली इमेज है और जो यहाँ वाली इमेज है एक ही जगह है, ऐसे दिखेंगी। समझ लो, तो वही चीजें वहां हो रही है। इतना ज्यादा अपवर्तन हो रहा है कि वो जो 2 पॉइंट में है एक्चुअल में है यहाँ पर, और दिख हमको यहाँ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जिग-जैग मोशन हो रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। समझो, ये क्लैरिटी आती है यहाँ। तो ऐसी स्थिति आ जाती है फिर। तो अब इसमें क्या हो रहा है? आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा फिर हमको मिलाती हुई दिखेंगी, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है ना, तो कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाता हुआ प्रभाव करेगा। ठीक है, अब बोलेगा ग्रह क्यों टिमटिमाते, तो क्या बोलेंगे? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के क्या है? बहुत पास है। ठीक है, इसलिए उनके
विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा की कुल परिवर्तन का औसत शून्य हो जाएगा। इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निश्चित होगा। ठीक है, तो ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि उनका साइज क्या है, साइज बड़ा नहीं है, साइज तो मतलब छोटा रहता है वैसे ना, और दो पृथ्वी के पास है ऐसा बोलेंगे अपन, है ना। तो हम उसको बिंदु साइज मान ले, छोटा भी मान लेते हैं, तो पृथ्वी के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह है वो, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो पहुंचेगा तो कुल परिवर्तन मतलब शून्य होगा, औसत क्या होगा, एवरेज मतलब जो चेंजेस होगा वो 0 हो जाएगा कहने का मतलब।